हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अपनी पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कोई लेक्चर नहीं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स दूंगा जो कि क्लास 12 के मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए है। आपको पता है जैसे कि 7 जून को क्लास 12 का मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए कुछ टिप्स देने वाला हूँ आपको, जो कि आपको एग्ज़ाम के दौरान फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपके सामने ऐसे कई सारी चीज़ें आएंगी जो आपको पता होनी चाहिए मैथ्स का एग्ज़ाम देते टाइम। क्योंकि ऐसी दिक्कत आपको मैथ्स के एग्ज़ाम में ही आ सकती है और किसी पेपर में नहीं आ सकती, क्योंकि और पेपर तो सारे आपके थ्योरेटिकली होते हैं। तो आपको कौन सी टिप्स है जो आपको एग्जाम के टाइम फॉलो करनी चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स के एग्जाम की तैयारी थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कम और कैलकुलेशंस ज़्यादा होती है। आपकी तैयारी तो बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ कर आते हो। वो गड़बड़ क्या हो सकती है आपकी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ बच्चों, आपको सबसे पहले आपकी आंसर शीट दी जाती है। उसमें आप जब बायोडाटा फिल कर लेते हो, तो बायोडाटा फिल करने के बाद आपको क्या करना है, 15 से 20 पेजों पर ना राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये अपनी राइट हैंड साइड है, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों तरफ मार्जिन बना लेने हैं। अब आप बेसिकली सभी पेपर्स में मार्जिन बनाते होंगे, लेकिन जो आप अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला मार्जिन बनाते हैं उसको थोड़ा सा कम चौड़ा बनाइए। और जो आप राइट हैंड साइड पे जो अपना राइट हैंड साइड पे मार्जिन बनाओगे ना, उसे थोड़ा सा आप चौड़ा बनाइएगा, क्योंकि वो मार्जिन का आप यूज़ करोगे रफ काम के लिए। अब आपको यहाँ पर रफ काम भी कितना करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपको सारा रफ काम यहाँ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ब्लैक पेन से अपने आंसर शीट पे मार्जिन बना लेने हैं। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है तो आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। उन्हीं 15 मिनट का आपको बेस्ट यूज़ करना है अपने एग्ज़ाम के टाइम पर। अब वो बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो है ना केयरफुली रीड करना है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन होंगे। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने बैठते हो उससे पहले आप अपने सैम्पल पेपर्स वगैरह सब कुछ स्टडी कर लेते हो, जिससे आपको पता चल जाता है कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट ना। तो आपने सबसे पहले फिर भी क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन आपने कहाँ पढ़ा था, राइट। क्योंकि 15 मिनट में बेसिकली मोटा मोटा आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर ही लोगे, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, सबसे जो ज़्यादा चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ही आपको दिखाई देते हैं। जैसे सेक्शन सी और डी है, वहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन या 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस में चॉइस मिलती है, तो उन चॉइस वाले क्वेश्चन में ना आपको सिलेक्ट कर लेना है उन्हीं 15 मिनट में कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। आप सिलेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि आप वो क्वेश्चन को देख के अपने एक क्वेश्चन की इमेज बना लोगे कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता है, और आपने ये क्वेश्चन कहीं पे पढ़ा भी था, एनसीईआरटी में पढ़ा था या सैम्पल पेपर में पढ़ा था, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो आप चॉइस वाला क्वेश्चन जब सिलेक्ट कर लोगे, जब आप आंसर लिखने बैठोगे ना, अपना आंसर अटेम्प्ट करोगे, तो आपका वहाँ पे टाइम बच जाएगा। क्योंकि आप उस समय मान लीजिए आप उस समय आपको पहला क्वेश्चन चॉइस वाला है, आपने पहला क्वेश्चन देखा, तो आप जब आगे करते गए आप बीच में कहीं अटक गए, तो आप सोचोगे तो मेरे को आ ही नहीं रहा, चलो मैं दूसरा करके देख लेता हूँ, है ना। तो दूसरे वाले में अगर आप फिर उसको काटोगे, दूसरा करोगे, तो इससे पहले ये काम आप पहले से ही सिलेक्ट कर लो कि आपको करना कौन सा है। आपने उस क्वेश्चन की इमेज अपने माइंड में बना लेनी है, राइट। उसके बाद क्या है, आपको यूनिट्स मार्क करनी है। यूनिट्स को मार्क करना है। यूनिट्स को मार्क करने का मतलब ये है कि आपके जो क्वेश्चंस में यूनिट्स है ना, उन सबको मार्क कर लीजिए। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 14 किलोमीटर पर आवर है, और उसी क्वेश्चन में आगे आपको दे रखा है जैसे 6 मीटर पर सेकंड, इस तरह की आपको यूनिट दे रखी है। जब आप मार्क कर लोगे ना, तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन करते टाइम ध्यान में आ जाएगा कि ये हमने यूनिट मार्क किया है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए आपके यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, इधर मीटर पर सेकंड है, इसकी यूनिट आपको कन्वर्ट करनी पड़ सकती है। तो आपने करना क्या है, जो भी आपकी यूनिट वाले क्वेश्चन हैं उन्हें उनकी यूनिट्स को मार्क कर लीजिए। ओके। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट, आप जो पेन यूज़ करो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कि जेल पेन ही यूज़ करो, और ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करो। ब्लैक और ब्लू, खाली ब्लू पेन से काम नहीं चलेगा। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और वो प्रेजेंटेशन तभी अच्छी होगी जब आप दोनों तरह के पेन का यूज़ करोगे। तो आपको दोनों तरह के पेन का यूज़ करना है।
और हैंडराइटिंग आपकी कोशिश करना बहुत अच्छी हो, क्योंकि आपके क्या है 40 नंबर का पेपर आएगा, उसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे, एक तरह से 120 मिनट मिलने वाले हैं। तो आपको क्या है इन 120 मिनट में से लगभग 100 मिनट के अंदर कोशिश करनी है कि आपका ये जो 40 मार्क्स का पेपर है ना वो हो जाए, और हैंडराइटिंग कोशिश करना बहुत अच्छी लिखने की। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे होता है ऐसे शुरू शुरू में तो राइटिंग अच्छी लिख लेते हैं, लेकिन जब बाद में उनकी जब काटा पीटी शुरू हो जाती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा गंदी प्रेजेंटेशन हो जाती है। काटा पीटी भी देखो आप ध्यान से कीजिएगा। आपको एक मैं खास टिप देता हूँ। मान लीजिए आप कोई आंसर लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दी 2x + 4y = 0, राइट। अब क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए था 2x + 6y = 0। अब आपने यहाँ पर क्या किया, 4y लिख दिया। 4y लिख दिया तो आप कोशिश करो कि इसको 6 बना दो इस तरीके से। अब ये तो है इस तरीके से, अगर आप बार बार इसको 3-4 बार ऊपर ऊपर लिखते चलोगे तो वो तो और भी ज़्यादा बेकार लगेगा। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप बस इतना करो, इसको हल्का सा ना ऐसे 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 छोटा छोटा कट कर दो, और उसी के आगे ही लिख दो 2x + 6y = 0। जब आप कटिंग करते हो ना, कुछ इस वे में करो। इस वे में करते हो वो बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है। आपने नोटिस किया होगा, बेशक आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना, एक आधा क्वेश्चन करके देख लेना। अगर आपकी मान लीजिए लिखते लिखते कुछ गलत हो जाता है तो आप कटिंग भी करो कुछ इस तरीके से करो कि आपको वाइटनर यूज़ करने की भी ज़रूरत ना पड़े और आपकी कटिंग क्यों दिखाई भी ना पड़े। जब आप इस तरह की काटा पिट्टी शुरू कर देते हो ना, तो उससे पेपर बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, और एग्जामिनर पे जो उसका इफेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बुरा पड़ता है। तो आपके मार्क्स वहाँ पर कम हो सकते हैं। तो इस टिप का ध्यान रखना। और फिर सबसे बड़ी बात स्टूडेंट, जब आप पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो आपने अपना सेक्शन डिसाइड करना है कि आपको कौन से सेक्शन से अपना पेपर स्टार्ट करना है। सबसे ज़्यादातर आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप उन क्वेश्चंस को पहले करो जो कि ज़्यादा बड़े मार्क्स के हैं, मतलब ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन आप पहले करो। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगा कि आप मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन वाले सेक्शन को पहले करो, क्योंकि आपको जब 15 मिनट मिले हैं तो आप में उसी चीज़ को एनालाइज करना है कि जब आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया तो आपके माइंड में एक इमेज बैठ जाती है कि उसमें आसान आसान क्वेश्चन कौन से हैं, है ना। ऐसा क्या होता है, मान लीजिए आपने सबसे पहले सेक्शन सी वाला सेक्शन डी वाला बड़ा क्वेश्चन उठा लिया और आपने सोचा कि मुझे आता है, आप करने बैठ गए और कहीं पे जाके आप अटक गए, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में ही ऐसी दिक्कत आती है, आप ज़रूर अटकते हो। ये इंटीग्रेशन, डेरिवेशन वाले या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, ऐसे ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आकर अटका देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आप कहीं ना कहीं जाओगे अटक, और वहीं से आपके पहले पेज से काटा पीटी शुरू हो जाएगी। आप क्या करोगे, पहले आपने सेक्शन नंबर डी डाल दिया, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लिया, और फिर आप सोचोगे नहीं नहीं ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो जो आपका आगे जो आपको और पेपर में जो भी आता होगा ना वो भी भूल जाओगे। इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप कभी भी जो मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे अपने करने मत स्टार्ट करना। हाँ, अगर आपको श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आपने बार बार किया है, इसमें आप नहीं अटक सकते इस सेक्शन के क्वेश्चंस में, तो आप शुरू कर सकते हैं। उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि जब आप बड़े क्वेश्चन पहले कर लेते हैं तो बाद में जो टाइम बचता है सिर्फ छोटे क्वेश्चनों के लिए, मान लीजिए छोटे क्वेश्चन है 2-2 नंबर के हैं, वो सिर्फ 4 हैं, तो आपका 8 नंबर का पेपर छूटेगा अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो। लेकिन जब आप बड़े क्वेश्चन पहले करते हैं तो श्योरिटी के साथ करें कि आपको बिल्कुल आता है। अगर नहीं आता, आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप अपना स्टार्टिंग से ही अपने सेक्शन ए से ही स्टार्ट करो। आपके छोटे क्वेश्चन हैं वो आराम से हो जाएंगे। मुझे पता है कि छोटे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं और वो ईजी भी होते हैं, क्योंकि जो सीबीएसई है इस तरीके से पेपर सेट करता है कि पहले थोड़ा सा ईजी होता है पेपर, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जाता है। तो सबसे पहले जब आप इजी से स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ मुझे ये अपना पेपर तो अच्छे से आता है, तो मैं कर सकता हूँ, आगे भी मुझे आ ही जाएगा। अगर आप पहले ही अगर मैक्सिमम वाले मार्क्स से स्टार्ट करें, उसमें आपको श्योरिटी नहीं है, तो आप अटक गए, तो आपका माइंड बिल्कुल ही डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। आप टेंशन में आ जाओगे कि आगे वाले क्वेश्चंस का क्या होगा, उससे सारा पेपर बेकार होता है। फिर ये टिप जरूर ध्यान रखना। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है। जैसे आपके पास 40 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें से आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे मिलेंगे, तो आपको सारे के सारे 120 मिनट पेपर करने में ही वेस्ट नहीं करने हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप अपना पेपर 100 मिनट के अंदर कर दो, और जो बचे हुए 20 मिनट है ना, जो बचे हुए 20 मिनट है उसका यूज़ करो कि आप रिवीजन के लिए, क्योंकि पेपर करने के बाद उसकी रिवीजन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वही चीज़ आपके मार्क्स डिसाइड करेगी। देखो आपका पेपर अच्छा हो गया, आपको कॉन्फिडेंस होगा
कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हो तो मुझे ज़रूरत नहीं है रिवाइज़ करने की, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं उसमें कमी मिल जाएगी। आपके पास टाइम बचेगा, 20 मिनट में आप जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हो पेपर को रिवाइज़ कर लो, राइट। अब देखो आपके पास 40 मिनट 40 मार्क्स का पेपर है और 120 मिनट है, जिसमें से हमने 100 मिनट में अपना पेपर कंप्लीट करना है। तो एक मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिनट चाहिए? लगभग 2.5 मिनट। 2.5 मिनट आपको देना है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2.5 मिनट होगी, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितनी मिनट्स होगी? 5 मिनट। मतलब आप अगर एक क्वेश्चन कर रहे हो 2 नंबर का, तो आपको 5 मिनट उसको देनी है, ठीक है। उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, तो मान लीजिए आपके पास एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपके पास 7.5 मिनट होंगी, आपको वो वाला सॉल्व करना पड़ेगा। आप बार बार घड़ी मत देखते रहना, मतलब आपके दिमाग में जब 15 मिनट आपको मिलती है ना, इसी चीज़ की मिलती है, जिससे आप अपना ये सब कुछ सेट कर सको कि आपको कितनी देर में कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो कोशिश करना कि 1 मार्क का क्वेश्चन आपका 2.5 मिनट में पूरा हो, 2 मार्क का क्वेश्चन आपका 5 मिनट में पूरा हो। जरूरी नहीं है, कई बार 2 मार्क का क्वेश्चन 3 मिनट में भी हो जाता है, वो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये आपके लिए मैक्सिमम टाइम डिसाइड कर दिया है। आप अपना इस तरह से टाइम डिसाइड करके चलिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन 7.5 मिनट में होना चाहिए, 4 मार्क का क्वेश्चन 10 मिनट में होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? देखो मान लीजिए आपके पास सेक्शन ए है, सेक्शन ए में है 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है ना। अब 6 क्वेश्चन है और 2 मार्क के लिए, जो 2 मार्क का एक क्वेश्चन है उसके लिए कितने मिनट चाहिए? 5 मिनट। तो 6 क्वेश्चन के लिए कितने मिनट्स होगी? 30 मिनट्स। मतलब आधे घंटे में आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो जाने चाहिए, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास सेक्शन बी है, उसमें आपके जो 3 नंबर के क्वेश्चन है वो है 4 क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे कि आपको पता है कि 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 7.5 मिनट देनी है, तो 4 क्वेश्चनों के लिए कितने मिनट दोगे? लगभग 30 मिनट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि 15 मिनट में अपना ये टाइम सेट कर सकते हो, या पहले से ही आप घर से ही इस तरह की चीज़ें सेट करके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने सैम्पल पेपर देखे हैं कि कितने 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, कितने 3-3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो उस हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हो। तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टाइम को मैनेज करके आप क्वेश्चंस करोगे तो आपका पेपर बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल टाइम पर हो जाएगा, राइट। अब मान लीजिए आपको टाइम मैनेजमेंट तो आपने कर लिया, लेकिन मान लीजिए आपको 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे। मान लीजिए 4 नंबर के 5 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप उसे भी ड्रॉप कर सकते हो। उसके लिए मैं आगे बताऊंगा कि जो आप छोड़े हुए क्वेश्चंस को बाद में किस तरह से रिमाइंड कर सकते हो। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन करते टाइम। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, आपको उसको क्या करना है, एक बार ही में रीड नहीं करना है, 1-2 बार अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। ऐसा क्यों? आप मान लीजिए ऊपर ऊपर से आपने क्वेश्चन देख लिया और देखकर आप खुश हो गए कि आपने ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में देखा था, या फिर ये क्वेश्चन तो आपने अपने सैम्पल पेपर में देखा था, तो मैं तो इसे फटाफट कर दूंगा, फाड़ दूंगा इस क्वेश्चन को। ऐसा आपने नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में लैक कर जाओगे, अटक जाओगे, तो उससे आपका सारा का सारा आंसर खराब हो सकता है। कैसे? क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन भले ही क्वेश्चन की सेंस सेम होती है, लेकिन उसमें मान लीजिए आपकी डिजिट चेंज होगी, तो आपके ध्यान में वो सॉल्व जो आपने पहले घर पे किया हुआ क्वेश्चन है वो रह जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को तो केयरफुली रीड करना ही करना है, राइट। एक बार तो आप क्वेश्चन पेपर 15 मिनट में पूरा पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन जब करते टाइम आप एक बार रीड जरूर करिए, क्योंकि जो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2.5 मिनट मिल रही है, तो आप उसमें से कम आधा मिनट क्वेश्चन रीड करने में नहीं दे सकते, आराम से दे सकते हो। उसके बाद बात आ जाती है यूज़ ब्लैक एंड ब्लू पेन। सी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोशिश करो कि जेल का पेन यूज़ करो, ब्लैक और ब्लू दोनों मतलब दोनों के दोनों पेन यूज़ करो, क्योंकि ब्लैक पेन का भी उतना ही ज़्यादा महत्व है जितना ब्लू पेन का। अब आप क्या है, ये सीधा सीधा सारा पेपर ब्लू पेन से लिखते चलोगे तो क्या एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे कंफ्यूज होगा? जैसे आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन की मान लीजिए किसी में आपको हेडिंग डालनी है, तो आपको शुरू से सिखाया जाता है कि अपनी हेडिंग जो है ब्लैक पेन से डालो, उसको अंडरलाइन करो। उससे क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन उससे होता ही है कि प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की, आपकी आंसर शीट की, सबकी अच्छी हो जाती है। तभी आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप दोनों के दोनों पेन्स का यूज़ करें। और क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद सबसे बड़ी बात कि बच्चे अंडरलाइन नहीं करते हैं। अंडरलाइन मतलब क्वेश्चन के लास्ट में जो लाइन लगाई जाती है वो नहीं लगाते हैं। जब आप अपना सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो साथ की साथ लाइन लगा दो। ऐसा मत करो कि आपने सबसे पहले सारे क्वेश्चन कर लिए, आपका पूरा पेपर हो गया, आप लास्ट में लाइन लगाओ। अगर आप लास्ट में लाइन लगाओगे ना, तो कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। क्यों? मान लीजिए आपने
क्वेश्चन कर लिया और अगला क्वेश्चन जब आपने स्टार्ट किया तो उसमें आपने तो लाइन बीच में छोड़ी नहीं, तो आप कंफ्यूज हो गए और अपना क्या करोगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन के बीच में ही लाइन लगा दोगे, तो उससे क्या थोड़ा इंप्रेशन भी गलत पड़ता है और आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। और उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है कि यूज लास्ट पेज एज ए रफ पेज। मैंने बताया था कि आप जब आंसर शीट आपको मिलेगी तो उसमें अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर क्या करोगे, मार्जिन बनाओगे। तो जो लेफ्ट वाला आपका जो राइट वाला मार्जिन रहेगा ना वो थोड़ा सा चौड़ा रहेगा और उस पर आपको ऊपर मेंशन करना है कि आप यहाँ पर रफ वर्क कर रहे हो। तो आप लास्ट पेज का भी यूज करोगे, रफ काम के लिए, और फ्रंट पेज पर भी आप रफ काम करोगे। अब मैं फर्क बताता हूँ कि फर्क क्या है। आप जब अपना आंसर सॉल्व कर रहे हो उसमें आपको जब छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है, तो आप क्या करोगे, जो आपने लेफ्ट में चौड़ा सा मार्जिन बनाया है उसमें कर लीजिए और उसी में ही आपको करनी चाहिए। इसका भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मेरे साथ हो चुका है। ऐसा क्या होता है, कई बार आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपने क्या किया, जो आपने रफ मार्जिन पे जो आपने अपने राइट हैंड साइड बनाया था उसमें जो आपने रफ मार्जिन पे जो आपने कैलकुलेशन किया वो तो ठीक किया है, और ये कैलकुलेशन आपकी आंसर शीट पर आते आते हो गई गलत। मतलब कि जो आपका फाइनल आंसर है आपने वो थोड़ा गलत लिख दिया, लेकिन अब टीचर जब चेक कर रहा है तो उसकी नज़र रफ मार्जिन पे पड़ेगी तो वो देखेगा कि इसने यहाँ तो ठीक किया है, गलती से यहाँ गलत कर दिया है, तो आपको नंबर पूरे दे देगा। ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप रफली भी आप काम कर रहे हो तो उसको भी ऐसे करो कि दिखे तो अच्छा लगे। जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसे भद्दे तरीके से मत करो, थोड़े ठीक ठीक कैलकुलेशन करो, क्योंकि आपने रफ मार्जिन बनाया तो कैलकुलेशन आपको वहीं करनी है। जो छोटी मोटी कैलकुलेशन आप वहाँ पर करो और इस तरीके से करो कि अगर टीचर मान लीजिए देखता भी है तो उसे अच्छा लगे कि हाँ इसने ढंग से कैलकुलेशन कर रखी है, राइट। और अगर आपकी ये कैलकुलेशन यहाँ पर सही है और इधर आते आते गलत हो जाती है तो टीचर देख लेगा कि आपने वहाँ तो ठीक कर रखे, तो इसको नंबर पूरे दे देते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि आपको जो लास्ट में जो आपने रफ पेज डिसाइड किया है कि आपको वहाँ पर क्या करना है। वहाँ पर आपको ये करना है कि जिस क्वेश्चन में आपको श्योरिटी नहीं है कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है तो उसे आप रफली करके देख लो। जब आप रफली करके देख लोगे आपका आंसर आपको लगता है कि ठीक आ रहा है तो उसे आप क्या अपने मेन आंसर शीट पे फेयर कर लीजिए। तो ये आपका जो लास्ट पेज है काम आता है इस तरीके से। और जो लास्ट पेज है ना उस पर बड़े बड़े अक्षरों से मेंशन कर देना कि यहाँ पर आप रफ काम कर रहे हो, रफ पेज, और एक कांटा सा लगा देना इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि कई बार लास्ट पेज सभी बच्चों का इतना बेकार लगता है, उस पर आप रफ लिख दोगे तो टीचर समझ जाएगा कि इसने रफ काम कर रखा है, इसे क्या ही देखना। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब मैंने कुछ यहाँ पर नोटेशंस डिसाइड किया है जो कि आपको क्वेश्चन करते टाइम आपने ध्यान रखनी है। क्या है, सबसे पहली जब आप कोई भी क्वेश्चन कर लेते हो तो क्वेश्चन पेपर पे आप इस तरह के टिक मार्क लगाते चलते हो। एक तो हो गया कि आपने कंप्लीट आंसर दे दिया, उसका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस तरह से आपने टिक लगाने हैं। और जो क्वेश्चन आप ड्रॉप कर रहे हो तो उसे बिना कोई सिंबल दिए मत छोड़ो। फिर अगर आपने उसे छोड़ दिया ना तो वो रह ही जाएगा, आपकी नज़र भी नहीं पड़ेगी उसके ऊपर। तो उसके लिए नोटेशन बनाओ सर्कल की। अगर कोई क्वेश्चन आप ऐसे ही छोड़ रहे हो कि आप बाद में करोगे, आपको नहीं आ रहा, बाद में कहीं से भी चीटिंग मिलती है, जैसे भी करते हो वो आपको पता, तो आप क्या करो, सर्कल बना दो, उस जगह को खाली मत छोड़ो। उसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है कि ये क्वेश्चन मेरा आधा छूट गया, इसका तो अब आंसर और आना चाहिए, तो उस पर आप कोई भी नोटेशन बना सकते हो। या तो 2 एरो इस तरीके के बना दो, चाहे कोई हैशटैग बना दो, चाहे स्टार बना दो, जोन सी नोटेशन या अपना सिग्नेचर बना दो। आपने वो शुरू में ही अपने दिमाग में लेकर चलनी है कि आपकी ये नोटेशन किसी लिए है। ये आपको हेल्प करेगी जब आपके लास्ट में 20 मिनट्स बचेंगे ना उसमें। अब आ जाते हैं कि आंसर इन बॉक्स और सर्कल। ये बात क्या है कि जब आपका फाइनल आंसर आ जाता है तो उसको इस तरह से, आंसर मान लीजिए आपका आ गया 5, तो उसको आप इस तरह से मत लिखिए 5 आंसर। उस 5 को आप एक बॉक्स में डालो या एक सर्कल में डालो। और जो बॉक्स बनाओगे वो ब्लैक पेन से बनाना, या सर्कल बनाओगे वो ब्लैक पेन से बनाना। ब्लू पेन से आपने आंसर लिख दिया और उसे ब्लैक पेन के किसी बॉक्स या सर्कल में बंद कर दो। इससे क्या इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ता है। प्रेजेंटेशन इज मस्ट, हर जगह पर प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगली बात आ जाती है कि गिवन टू प्रूव आपको हर क्वेश्चन में कोशिश करनी है लिखने की। जो मेनली कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं या ट्रायंगल वाले चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ तो आपको गिवन टू प्रूव लिखना ही होता है कि क्या गिवन है, क्या प्रूव कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर नहीं भी लिखना पड़ता, लेकिन आप लिख लो कि आपको ये चीज़ गिवन है और आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो गिवन में लिख लो दिस इक्वेशन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह से आप गिवन टू फाइंड या टू प्रूव लिखिए। गिवन टू प्रूव को ब्लैक पेन से लिखिए, आगे की चीज़ ब्लू पेन से लिखिए, ठीक है। ये बातें आपको
पता भी है, शुरू शुरू में बताई भी जाती है, और ये बातें शुरू शुरू में इसीलिए बताई जाती है क्योंकि ये बातें मैटर करती है। ऐसे ही कहने के लिए ही नहीं बताई जाती कि कोई बंदा शो ऑफ कर रहा है। ये चीज़ें बिल्कुल मैटर करती है क्योंकि प्रेजेंटेशन इज मस्ट। उसके बाद आ जाती है बात मेंशन द फॉर्मूला इन ईच स्टेप। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ पर आपको मान लीजिए उसका सीधा सा फॉर्मूला है, आपने वो फॉर्मूला नहीं लिखा और आपने सीधा ही आंसर लिख दिया, तो आपके कहीं ना कहीं मार्क्स कम हो सकते हैं, क्योंकि टीचर क्या है, ये समझेगा कि आपने चीटिंग करके लिखा है। जब आप फॉर्मूला लिख दोगे तो उससे क्या होगा, टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इंप्रेशन इज मस्ट, तो टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो वो आगे क्या करेगा, ध्यान से चेक ना भी करे तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आपका फॉर्मूला सही है तो टीचर सोचेगा कि आगे तो इसने ठीक ही कर रखा होगा, तो इसीलिए आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। ऐसा भी होता है कई बार आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम आ रहा, उसको सॉल्व करना नहीं आ रहा, लेकिन फॉर्मूला पता है, उसे अप्लाई कैसे करना है ये नहीं आ रहा, तो अगर आप उस क्वेश्चन में उसका फॉर्मूला भी लिख देते हो ना, आपको आधा नंबर तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको लास्ट मिनट पर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की तैयारी तो बहुत अच्छे से होती है लेकिन वो यहीं कहीं गड़बड़ कर देते हैं। तब बच्चों आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए। तो अब आपकी ये वीडियो देख के तो बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको किस तरह से अपना पेपर अटैम्प्ट कर लेना है। तो थोड़े सी मिनट दे देना इस वीडियो को देखने के लिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा। अब तो आप पेपर पढ़ के आ जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और जब आपका पेपर हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी टिप्स फॉलो की या नहीं की। अगर चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में।